आज हमारे साथ 2 युवा साथी और सर आपका नाम तो सब जानते हैं, वरुण जी। सर आपका नाम? सर मेरा नाम ईशांत महंत है। हाँ, और ईशान जो हैं अभी नए हमारे पॉल साइंस में स्टूडेंट आए हैं, बड़ी रुचि रुचि रखते हैं। इन्होंने ही प्रेरित किया इस डिबेट के लिए। तो इनका प्रश्न है, जो ट्रंप की पॉलिसीज़ भारत के विज़ हो रही है, वर्ल्ड पे हो रही है, जो टैरिफ ट्रंप इम्पोज कर रहे हैं, इस सब का क्या निष्कर्ष निकलेगा या इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड पे, इस पे एक ब्रीफ चर्चा है। वरुण जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया, आइए तो चलो इसको शुरू करते हैं। पहले बेटे आप ही बताओ, क्या टॉपिक लगता है आपको, क्या है ये मतलब? सर जो मैं कुछ टाइम से देख भी रहा हूँ, जो पॉलिटिक्स में भी देख रहा हूँ, जो बाकी रिसेंट जो सिचुएशंस हो रही है उसमें भी देख रहा हूँ कि जो ट्रंप है, हाँ, एक तो सबसे पहले वो जब पॉलिटिक्स में आया उससे पहले वो एक बिजनेसमैन बंदा है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसका जब वो सेकंड टर्म के लिए अभी जब वो कैंपेन कर रहा था, उस समय उसका एक चीज जो उसने कही थी कि उस समय जो युद्ध हो रहा था यूक्रेन और रशिया का, बिल्कुल। और सबको पता था कि जो यूक्रेन की मदद है अमेरिका भी कर रहा है, कर ही रहा है। क्योंकि उन्होंने ही जो युद्ध का मेन रीजन था वो यही था कि जब रशिया को लगा कि जो मेरा ये साथ वाला है, हाँ, ये नेटो में जा रहा है, हाँ, ठीक है, नेटो में उसको इनवाइट करे। अब नेटो में इनवाइट किया का मतलब पूरे जो नेटो की आर्मी है वो साथ में काम कर सकती है, ठीक है। तो अपने माथे पे तो उसको बिठाएगा नहीं, फिर उसने रिटेलिएट किया जो भी हुआ उसके बाद, ठीक है। फिर जब ट्रंप कहता है कि मुझे सत्ता में चुनिए, मैं क्या करूंगा कि जो हम सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, मैं उसे विड्रॉ कर लूंगा, मैं उसे वापस कर लूंगा, ठीक है। बट उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं खुद से मदद करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी कॉज के लिए वो लड़ रहा है वहां पर, ठीक है। उसके बाद एक उसका इंटरव्यू सामने आता है जेलेंस्की के साथ, जहां पर वो जेलेंस्की को भी लताड़ रहा है, बुरी तरह लड़ रहा है, मैंने भी देखा। और उसके बाद उसको ये टैरिफ गेम चली है। और अभी रिसेंट की बात है, जो आपका इजराइल का युद्ध हो रहा है, हाँ, इजराइल का जब युद्ध हो रहा था तो जब सामने ईरान था, जब इजराइल के सामने ईरान है, हाँ, और यूक्रेन के सामने रशिया है, जब सामने कोई बड़ा एनिमी है, हाँ, उस समय बस वो बर्बली, उसको कभी कहा भी नहीं कि रशिया को मैं ये करूंगा वो करूंगा, हाँ, वो बस उसका ये कहना था उस टाइम कि मैं बस अपनी जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं उसको वापस लूंगा। पर अभी ईरान के साथ वो क्या करता है, B2 बम्बर सभी जाके वहां पर बम फेंक देते, क्यों? क्योंकि ईरान एक वीकर स्टेट है। अभी 2 दिन पहले उसका फिर से आता है कि इंडिया पे जो टैरिफ वाला उसका वो चला था, पहले 25% था और अभी 50% कर दिया है, बिल्कुल, ठीक है। और जो फार्मास्यूटिकल इंडिया की है, जिसमें इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कंट्रीज को भी, दूसरी कंट्रीज को भी बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर भी, उस पे भी वो टैरिफ लगा रहा है 150% का, अच्छा, ठीक है। और वो कह रहा है कि 27 अगस्त से शायद ये 50% वाला लागू हो जाएगा, और 150% वाला मुझे करेक्टली याद नहीं कि कब से लागू होने की बात कर रहा है। बस मेरे इतना कहना है कि जब वो टैरिफ वाली माइंडसेट से चल रहा है कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, तो हम कोई भी चीज अपने दुश्मन के साथ या किसी के साथ करते हैं कि जब उसको घाटा हो, खुद का घाटा देख के थोड़ी हम कुछ करते कि हमारा घाटा होगा तब मैं कर लूंगा। अब अगर इंडिया की मेडिसिन वहां ट्रांसपोर्ट हो रही है, वहां जा रही है, अमेरिका में जा रही है, तो 150% जो टैरिफ लगेगा वो इंडिया को तो उससे कोई ऐसा वो घाटा है नहीं, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो पैसे किसको देने पड़ेंगे? अमेरिकन कंज्यूमर को ही, तो उसके ही लोग उसके खिलाफ नहीं भड़क जाएंगे, ये तो बात वो। और दूसरा, उसका टैरिफ का सिस्टम कभी एक जगह नहीं रह रहा है, कभी 15, कभी 25, कभी 50। अभी चाइना के साथ था, जब चाइना के साथ इतना वो था तो चाइना ने कोई रिएक्ट नहीं किया। चाइना की जो कंपनीज थी, जो मेन ब्रांड है अमेरिका के, गुच्ची हो गया, दूसरी चीजें हो गई, वो सब उनका सारा जो मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में है। तो चाइना के लोगों ने दिखाया कि जो तुम $150 में ले रहे हो, हमारे यहाँ पर $30-40 में बन रही है, बस इस पे क्या हो रहा है, गुच्ची का ब्रांड लग रहा है, तुम लोगों को $150 में जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और वो टैरिफ लगा के खुद ही जोकर बन गया, क्योंकि चाइना ने तो कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं। अभी वो बाकी कंट्रीज पे भी टैरिफ लगा रहा है, और एक मुंह से कहता है कि इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरी तरफ कहता है कि इंडिया और रशिया अपनी डेड इकोनॉमी को एक साथ लेके डूब सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं है। हाँ। और उसी पे देख के हमारी जो इंटरनल वो है ऑपोजिशंस है, वो भी कह रहे हैं इंडिया की तो बर्बाद हो गई, बर्बाद है, ये वो है। तो इसके बारे में मुझे बात करना था, मुझे लगा आप भी इसमें इंटरेस्टेड होते पॉलिटिकल्स में, तो आप किस नजर से देखते हैं कि जो अमेरिका की जो भी पॉलिसी है इसका क्या इम्पैक्ट, वो कैसे चली? एक तरफ तो वो इंडिया से ट्रंप टावर के नाम पे पैसे भी एंटर रहा है बिल्डरों से, रियल एस्टेट में वो बहुत छाप रहा है, ठीक है, ट्रंप टावर के नाम से बस नाम दे रहा है, बिल्डर यहाँ के काम करे, पैसे वो कमा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से पैसे भी कमा रहा है, एक तरफ दोस्त बोलता है, दूसरी तरफ कुछ और करता है, उसका माइंडसेट कुछ अलग ही उसमें में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे वो जानना। देखो, मैं जितना आपने इंटरनेशनल एस्पेक्ट समझाना था, मेरे को लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, ठीक है, एकदम मजा आ गया, है ना? बट मैं उसका एकदम ऐसा कि ग्राउंडेड लेवल की पॉलिटिक्स छोड़ो, एकदम ग्राउंड लेवल पे इंसानों के माइंड, मतलब जो नॉर्मल कॉमन पीपल के माइंडसेट से बोलता हूँ मैं। मेरे को ट्रंप लगता है एकदम ऐसा कि हंगरी फॉर वैलिडेशन। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसने लाइफ में सब कुछ पा लिया, पैसा है उसके पास, आज
दुनिया कोई चीज़ नहीं जो वो खरीद नहीं सकता। ठीक है। एवरीथिंग यू कैन ओन, बट उसको देख के मेरे को एक चिड़चिड़ा सा वो सरकारी नौकरी वाला इंसान याद आता है जिसको लाइफ में सब कुछ मिल चुका, बस अब वैलिडेशन चाहिए, इज्जत चाहिए। भाई कहीं से भी मुझे नोबेल प्राइज दे दो, कहीं से मुझे यही नोबेल प्राइज, हाँ, कि ये जंग भी मैंने रोकी, ये जंग भी मैंने रोकी, ये जंग भी मैंने रोकी, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ गाय, मतलब कि मुझे बस वैलिडेशन चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल बता रहा हूँ मैं कि हाँ, मेरे को ये समझ में आता उसको देख के। बाकी मेरे को लगता है कोई सीरियस भी ले रहा है उस आदमी को कि क्या कर रहा है भाई वो। मुझे उसकी खुद का वो भी नहीं लग रहा है कि उसका, एक तो उसको वो नोबेल जो आप कह रहे हैं नोबेल का, उसको उसका चस्का चढ़ा हुआ नोबेल प्राइज का। क्योंकि इंसान जब एक लाइफ में मतलब अचीव कर लेता है ना कि वह तुमने खून चूस के तुमने कर लिया कि लोगों को, मतलब कि क्या कैपिटलिस्ट है, उसने खून चूस के लोगों का अब सब कुछ अचीव तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मेन बात है लोगों से, और उसीलिए मुझे लग भी रहा है क्योंकि उससे पहले जो टैरिफ वाला सीन था उतना नहीं बढ़ा था, जो 25% वाला था ये भी नहीं हुआ था। मेनली जब अभी वाला मानसून वाला सत्र हो रहा था उस समय या उससे पहले की बात है, राहुल गांधी ऑपोजिशन में थे। ऑपोजिशन का कोई कहता है मोदी जी को कि अगर ट्रम्प कहता है कि मैंने वॉर रुकवाई, जो इंडिया पाकिस्तान मैंने रुकवाई भाई, मैंने रुकवाई, वो बस एक क्रेडिट ले रहा है कि जो वॉर थी देखो मैंने रुकवाई, ठीक है, फलानी वॉर थी देखो मैंने रुकवाई, फलानी वॉर थी मैंने रुकवाई। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है ट्रम्प ने रुकवाई तो आप बोलिए। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं रुकवाई, उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे लगता है वो बात उस बंदे को ट्रिगर की है, ठीक है, कि पहले मैं तो हर जगह ढिंडोरा पीट के पूरे गांव में बोल रहा हूँ जी वॉर मैंने रुकवाई, वॉर मैंने रुकवाई, सीज़फायर मैंने करवाई, ठीक है। और अब जिस कंट्री पे वो बोल रहा था कि इन दोनों की वॉर मैंने रुकवाई, वही कंट्री बोलेगी ना इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अब वो बंदा ऐसा हो गया है कि जो वो फूफाने होते किसी शादी में, उनके लिए सामने पनीर भी रख दो, ठीक है, उसके लिए सामने चिकन भी रख दो, सब कुछ रख दो, वो एंड में आके यही बोले यार कड़ी होती तो मजा आ जाता। वो वाला सीन है, बस नुक्स निकालने के काम कर रहा है वो, ठीक है। और जब उसको कोई सामने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिखता है, उसके सामने उतना कुछ नहीं कर पाता। जैसे चाइना की बात कर ली, ठीक है, उस पर टैरिफ लगाया, चाइना ने कोई रिएक्ट भी नहीं किया, उसको उल्टा एक्सपोज कर दिया, ठीक है, उस टाइम वो कुछ कर भी नहीं पाया। रुको बेटा, अब मैं ना इसको थोड़ा आप लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट बांधा, अब मैं कुछ प्रश्न डालता हूँ। क्या इससे बेटे जो एक WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जो अमेरिका ने बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ओपन ट्रेड की बात की, ट्रांसपेरेंट ट्रेड की बात की, क्या अमेरिका खुद ही उस सिस्टम को दफन नहीं कर रहा हो अगर ऐसा करेगा तो? हाँ, आप मुझे एक तो पहली बार मुझे ये लग रहा है कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, हाँ, पहली बात तो ये जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इनका कुछ ना कुछ पर्पस था। हाँ बिल्कुल, IMF का भी पर्पस था कि वो फाइनेंशियली कुछ है, हाँ, जो कंट्री संकट में जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात की कि ट्रेड जो है बिल्कुल फ्री हो, बढ़िया इक्वल हो, फ्लो उसका अच्छा हो, ठीक है, कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम्स ना आए। एक चीज की मैं और बात करना चाहूंगा, जो आपका जितने भी ये सब समूह बने हैं, जितनी भी सब संस्थाएं बनी है, ठीक है, इन सबको मेनली कौन वो अमेरिका ने खड़ी की ना, ये सारे अमेरिका ने खड़ा किया, ठीक है, ठीक है, मेनली कौन इनको कर रहा है? अमेरिका ही करता था, बिल्कुल, ठीक है। जो भी युद्ध हुए, या जो भी बाकी युद्ध हुए, जैसे मान लीजिए आप साउथ अफ्रीका में इतनी सारी चीजें जो आम पब्लिक को पता भी नहीं होगी अगर नहीं पढ़ी है तो। अमेरिका ने क्या किया आपके अफगानिस्तान के साथ, सबको पता है वहां पर क्या हुआ। अमेरिका ने उधर क्या किया, इराक में क्या किया, वियतनाम में क्या किया, ठीक है, सबको पता है। उस समय ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चली जाती है, मुझे तो ये नहीं समझ आता है। अच्छा, यूएन ने भी मैं ऐड करना चाहूंगा, इसीलिए क्योंकि जो पहले यूएन बनी थी, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो भी था, वो तो चलो फेल हो गई, लीग ऑफ नेशंस का, ठीक है, वो तो चलो फेल हो गई। उसके बाद जब आप एक सुदृढ़ बना रहे हैं, ठीक है, उसका मेन काम क्या था? शांति, पीस फोर्स भेजिए, ये करिए, वो करिए। वो तभी मतलब जो वो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो हमारा पूरा वेस्ट साइड है, वो तभी बोलता है जब कहीं दूसरी जगह पे वो काम हो रहा होता है, ठीक है। जब अपनी कंट्रीज कुछ करती है तब वो नहीं करती है। डॉक्टर जयशंकर ने बहुत अच्छी कहा था, और उन्होंने जो यूरोप के जर्नलिस्ट थे उनके सामने कहा था कि जो यूरोप है वो इस माइंडसेट के साथ पैदा हुआ है, इस माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ है कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और जब वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो बस तभी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है, जो कि वो तभी काम करते हैं या तभी उन चीज़ों पे ही ज़्यादा फोर्स करते हैं जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ या थोड़े जो भी बड़ी कंट्रीज है जो उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है उनके हित में हो। जब वो बाकी की चीज़ होती है वहाँ पर वो कुछ नहीं करते। जब कहीं और ये चीज़ होती है वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट का रोना नहीं होता है, ठीक है। इतना सब कुछ अफगानिस्तान में हुआ, ठीक है, उतना कुछ क्योंकि वहाँ पर अमेरिका शामिल था उससे पहले भी। जब सेम चीज़ आपके कश्मीर में होती है तब आ जाता है ह्यूमन राइट्स।
मुझे ये चीज अच्छा, आपका मतलब कि भाई सिलेक्टिव रही है ये अप्रोच? मुझे लग रहा है कि पहले से सिलेक्टिव रही है, क्योंकि रोल किए होंगे जो उनका अपना चार्टर्ड है यूएन का, उसमें पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो अचीवमेंट ठीक है, लिखा है वहाँ पर, आपने ये सब चीजें की है, पर उससे भी ज्यादा ऐसी भी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं की, जिसपे आपने बिल्कुल भी ना वो लाइट थ्रो की है, ना उसके लिए कुछ एफर्ट्स डाले हैं, वहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया। ऊपर से ट्रम्प का मुझे वही समझ नहीं आता, कभी वो दोस्त बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है, ये उसका पता नहीं कुछ अलग ही उसमें चलता है वो। अच्छा, वो चलो, अपनी बात पे ही आपने भी एक टिका नहीं मतलब रहता। अच्छा एंगल दिया। वरुण, आप बोलो, आपको क्या लगता है बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अमेरिका की जो आज तक एक वर्ल्ड में डोमिनेंस थी, एक पावर थी, कहीं वो डिक्लाइन तो नहीं हो रही? देखो सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर शुरू होती है शुरू में ना, तो वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ ही शुरू होती है। अगर यूएन को देख लो, WTO देख लो, बट टाइम के साथ अगर आप उसमें रिफॉर्म्स न लाओ तो वो चीज़ें करप्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें दिख रहा है। अच्छा, और जो सबसे मेन बात है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड्स हैं वो मोस्टली आपको वेस्ट से दिखेंगे। अच्छा, जो डोमिनेंस है वो वेस्ट का ही है। अच्छा, तो जेएस मिल साहब थे, उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट बी जज इन एट योर ओन केस। अच्छा, तो वही बात है कि आप अपने ही क्या बोलते हैं उसके जज बन रहे हो। अच्छा, कहीं ना कहीं जब आप टैरिफ्स वगैरह की बात करते हो, क्योंकि यूएस का डोमिनेंस वहाँ पे है, यूएनओ में साफ साफ दिखता है। बिल्कुल। तो वो क्यों ही करेगा अपने लिए? वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों ही मारेगा? हाँ। आप एक अगर आप एक इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आप रियलिस्टिक नेचर से देखोगे तो आप ये चीज़ें समझ पाओगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन नॉट जज एट योर ओन केस, सिंपल सी बात है। पर मेरा प्रश्न ये था कि क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की जो दुनिया में डोमिनेंस थी ना 50-60 साल 70 साल, कहीं वो कम तो नहीं हो रही कि इसलिए वो छटपटा रहा है ज़्यादा? एक बात तो ये भी है कि डोमिनेंस कम हो रही है। दूसरा, मैं ट्रम्प को एज अ लीडर, अच्छा लीडर प्रेफर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब वर्ड ऑफ माउथ मतलब या फिर उसकी जो वैल्यू है उसकी वर्ड्स की, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कल सुबह उठ के कह रहे हो कि 15% टैरिफ, अगली सुबह उठ के कह रहे हो मन करती है चलो 50, फिर अगली सुबह बोल रहे हो कि 150, नहीं रुको मज़ा नहीं आ रहा 100। हो सकता है वो हार्ड बार्गेन खेल रहा हो कि भाई जैसे हम करते हैं, भाई मैं इसको 60 रुपये में लूँगा, 20 में लूँगा, फिर वो बोलेगा सर बाबूजी 30 दे दो। तो मैं भी तो वही करूँगा सर कि रुक जाता हूँ कहीं 15 में ना बोल दे। मेनली सर वही उसका है ना कि वो बार्गेन की तरह ले रहा चीज़ों को, ठीक है मैं इतना करूँगा, हर जगह बिजनेस नहीं होती उसके लिए एक वो उसको बस एक वो ईगोइस्टिक बनना मुझे बहुत लगता है थोड़ा, क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, उसका मेन इंडिया को कहने का वो है टैरिफ लगाने का जो भी है कि रशियन ऑयल मत लो, ठीक है, और इंडियन रशियन ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं, रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को बेचता है। नॉट जस्ट रशियन ऑयल, एक और केस भी है कि आपका डेयरी फार्म का वो तो उसका हाँ, कि आप अमेरिका कह रहा है कि अमेरिकन जो डेयरी कंपनीज है वो कह रही है कि आप नॉन वेज दूध लेने को बोल रही है, नहीं दूध लेने को बोल रही है क्योंकि नॉन वेज है वहाँ पे, वहाँ का जो दूध है वो नॉन वेज है। अगर नॉन वेज में समझाना चाहूँ तो उनकी जो फीड होती है वहाँ पे वो थोड़ा मीट का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या बोलते हैं, हाँ हो जाए, थोड़ा मजबूत हो जाए गाय, तो वो दूध इंपोर्ट करना चाहती है। तो इंडिया कह रही है कि आपके मार्केट क्या बोलते हैं ये नहीं चलेगा। ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो कंट्री है वो फार्मर्स के लिए वो है थोड़ा सा, और ना लोग भी कंज्यूमर भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो क्या इंटरनेशनल रिलेशन में एक कंट्री के चाहने ना चाहने से दूसरी कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा क्या? वही वो बस एक डोमिनेंस दिखाना चाहता है अपना, जो वो उसका है ना कि उधर से तेल मेन मैं तेल की बात कर रहा हूँ। अगर उधर से तेल ना ले, जैसे मैंने पहले कहा 11% तेल जो है रशिया क्रूड ऑयल उसके पास भंडार भी वो देता है, ठीक है। अब मांग तो उतनी रहेगी तेल की, पूरे वर्ल्ड में मांग पड़ी है तेल की, ठीक है। अब वो 11% अगर डायरेक्टली सारी कंट्रीज कट कर दे तो 11% टोटल अमाउंट जो भी है तेल का वो मार्केट से ही गायब हो जाएगा और रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि सप्लाई उतनी है, सप्लाई कम हो गई और मांग उतनी है। और जो दूसरी आपने सर बात की थी कि रशिया का डोमिनेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा है, यूएस का सॉरी रशिया का नहीं, यूएस का। मैं एक बात कहना चाहूँगा सर कि अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रियाज उठी, बहुत सारी कंट्रियों ने डोमिनेट किया, बहुत सारी कंट्री धुल में मिल गई। टाइम ये तो जैसे बात कर ले, सबसे पहले हम फ्रांस की बात कर ले, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई, बहुत सारी चीजें हुई, फ्रांस भी एक टाइम पे आके हो गया, मतलब वो भी डाउन हो गया। उसके बाद कौन आता है? ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन ने पूरे कहते हैं कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज ही नहीं ढलता था, ठीक है, वो एक टाइम से चक्रवर्ती था वो, जिसके साम्राज्य में सूरज ही ना ढले। क्या हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद? धीरे धीरे क्या हुआ, उसका भी डोमिनेंस चला गया। उसके बाद पावर्स उठती है यूएसए और रशिया, ठीक है, चाइना उस समय हल्का हल्का ग्रो कर रहा था, यूएसए और रशिया उठती है। अब यूएसए और रशिया, अब यूएसए की बात कर लेते हैं, तो अभी धीरे धीरे उसकी भी जो है वो पावर डिक्लाइन हो रही है। और इस समय कौन उठ रहा है? चाइना उठ रहा है धीरे धीरे। इंडिया की भी पॉसिबिलिटीज है वो
उस चीज को ग्रो करे, हाँ। इंडिया की पॉसिबल Make करे। हाँ, एक कहावत है बहुत अच्छी कि जो कि बैड टाइम हाँ। मेक ग्रेट पीपल्स या स्ट्रॉन्ग पीपल्स। अच्छा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पीपल्स ब्रिंग गुड टाइम ओके, एंड गुड टाइम मेक्स बिग पीपल big people. एंड बिग पीपल ब्रिंग बैड टाइम। वाह यार, क्या ये क्या डायलॉग। सर्कल ये सर्कल है सर, ये पूरा कंप्लीट ही होता है। जैसे अगर हम उसकी बात करें एक आपकी फैमिली की बात कर रहे हो हाँ आप। फैमिली की, हम चलो अमेरिका की बात कर लेते हैं फिर से। ठीक है, स्टार्टिंग में वहाँ पर क्या था, सब नेटिव अमेरिकन थे, हाँ। इधर उधर थोड़े थोड़े उसमें रहते थे, उन्होंने देखी वो सब चीज़ें, ठीक है, सब कुछ उन्होंने वो सब झेला है। उन्होंने जब वो हार्श रियलिटी देखी, हार्श सिचुएशन देखी, उस हार्श सिचुएशन में एक वीक मैन को क्या बना दिया, स्ट्रॉन्ग मैन बना दिया। अब स्ट्रॉन्ग मैन ने अपनी जो भी कॉन्शियसनेस थी, अपने एफर्ट्स थे, अपना जितना भी उसके पास सोर्सेज थे, उसे क्या किया, एक पूरा यूएसए खड़ा कर दिया। ठीक है, एक गुड टाइम ले आया पूरी उसके लिए। जब वो गुड टाइम आया, अब कोई जिसको बचपन से ही हम सब कुछ दे रहे हैं, उसके बोलने से पहले ही उस चीज की कदर नहीं होगी। पहली बात तो ये है। दूसरा, उस चीज वो ऊब भी जाएगा, उस चीज को पता भी नहीं होगा कि दूसरे लोग इस चीज को कितना क्रेव कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जब वो एक अच्छी इकोनॉमी बन गई, एक गुड टाइम आ गया वहां पर, तो धीरे धीरे वहां के लोग, मुझे लग रहा है कि वीक भी हो रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर केयरलेस हो गए, बहुत ज़ॉम्बीज बने फिरते हैं रोडों पे। अच्छा। बहुत सारी जगह में ऐसी जहाँ पर नशे इतने हैं, उनका एक वो जो वेपन वाला सिस्टम है। ठीक है, एक बहुत अच्छा जोक था, सुबह में मीम पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था एक बंदूक थी, उसका जो ग्रिप होती है उसमें एक चाकू लगा हुआ था, और वो निकाल के दिखा रहा था कि इसमें चाकू है। ठीक है, वो कह रहा था कि इजीएस्ट वे कि हम क्लासरूम के अंदर चाकू ले जा सकते हैं, वो गन में डाल के, मतलब गन ले जाना अलाउड है, चाकू ले जाने के लिए उनको गन में डालनी पड़ेगी। मतलब इतना नॉर्मलाइज हो चुकी है वहां पर ये सब चीजें। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आप मतलब इंटरनल शांति भंग होगी। ठीक है, धीरे धीरे जो ग्रेट टाइम था उसने बैड जो है बिग पीपल ही बनाने बाद में। ठीक है। बिग पीपल क्या करेंगे, वो गुड टाइम तो लाएंगे नहीं, ठीक है। वो बैड टाइम में ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस उसका कम हो रहा है अमेरिका का, इसीलिए वो चिंगाड़ रहा है कि अरे मेरी सुन लो भाई, मैं 50 साल से 60 साल से कर रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, मेरी सुनो मेरी सुनो। और जो दूसरी कंट्री जिस पर वो पहले उसकी बात करो, चाइना की बात करो, चाइना पे पहले बहुत भरोसा करता था, सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, अब चाइना ने आंख दिखा दी। ठीक है, उसके बाद भी इंडिया के पास नहीं आया, किसकी मदद की, अब हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान की मदद करता है, युद्ध में अपना पूरा सैन्य बल भेजने लगता है, नेवल सैन्य बल भेजने लगता है। ठीक है, उस टाइम उसकी मदद करता है। जब देखा कि वहां पर के तो लोगों को बोल के भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव चल रहा है, बलूचों ने उनको भी पकड़ लिया वहां पर। ठीक है, उनकी इंटरनल शांति नहीं है। अब वो देख रहा है इंडिया की तरफ कि भाई कैसे करके इंडिया मेरा जो है एक पपिट बन जाए, ताकि मैं इंडिया की सहायता से चाइना को थोड़ा वो कंट्रोल करूं, कंटेन कर सकूं। ठीक है, और अब जो चाइना इंडिया है, अभी शायद आने वाले टाइम में रशिया, इंडिया और चाइना की मीटिंग भी है, मोदी जी चाइना जा रहे हैं। उससे पहले शायद रशियन जो प्रेसिडेंट है हमारे व्लादिमीर पुतिन जी, वो इंडिया आएंगे। उसके बाद वो दोनों शायद चाइना जा रहे हैं, ऐसा कुछ उनका वो है, उनकी मीटिंग चली है, वो टैरिफ को ही लेके है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जाने में अगर ये सक्सेस हो जाती है मीटिंग, तो उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली चाइना ने, ये टैरिफ उसको अमेरिका ने चाइना को भी टैरिफ की आंख दिखाई, इंडिया को भी आंख दिखाई। अब वो दोनों कहीं ना कहीं अगर कनेक्ट हो गए, फिर अमेरिका के लिए मुश्किल है। वाह, मुझे ये लग रहा है। क्या बात है। देखो, इतनी लंबी हमने चर्चा की, और कुछ ना कुछ इससे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आइडिया मिलेगा, और आप दोनों ने बहुत इसमें योगदान दिया। बहुत, चलो फिर भी मिलके बहुत बहुत धन्यवाद।